मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे आज। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक सत्ता में रहा और ये आखिरी तुर्क वंश था, आखिरी तुर्क वंश था। 3 ही वंश दिल्ली सल्तनत में, 5 वंश हुए जिसमें 3 वंश क्या थे? तुर्क वंश से थे। गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश। ये 3 वंश कैसे थे? तुर्क वंश थे। इसके बाद में जो सैयद वंश आएगा वो होगा एक सिया वंश, ठीक है। हाँ, वो सिया वंश होगा, पहला सिया वंश होगा जो सैयद वंश। और उसके बाद में जो लोदी वंश होगा वो अफगान, उस तुर्क नहीं होंगे, वो अफगानी होंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग आखिरी तुर्क वंश का अध्ययन करेंगे, तुगलक वंश। देखो, जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक उस समय पंजाब दीपालपुर का क्या था? सूबेदार था, अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही। तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की नींव डाली थी। क्या नाम था? गाजी मलिक या मलिक गाजी, मलिक गाजी या गाजी मलिक, जो कि एक तुर्क गुलाम का पुत्र था और इसकी माता जाट थी, ठीक है, यानी हिंदू थी। माता हिंदू थी और पिता जो है तुर्क मुस्लिम थे, जो दास हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो इस तरीके से गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, गियासुद्दीन या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से कौन से वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। इसी का नाम, गाजी मलिक का ही नाम था गयासुद्दीन तुगलक। दोनों नाम याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में कई प्रश्न मैंने देखा है, कई प्रकार की परीक्षाओं में आया है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गाजी मलिक ने। अब गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन में नहीं होगा, गाजी मलिक होगा, तो आपको गाजी मलिक डालना है। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसके अलावा कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने 29 बार मंगोलों को परास्त किया था। तो मलिक, अरे मलिक काफूर क्यों? मलिकुस गाजी, मलिकुल गाजी। मलिक इसके पिताजी का नाम था ना, मलिक तुगलक इसके पिताजी का नाम था और इसीलिए तुगलक के वंश के नाम से इसने स्थापना की थी। पिताजी का नाम मलिक तुगलक था, तो उसी के नाम से जो है इसने मलिकुल गाजी की उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि मंगोलों को इसने परास्त किया था। शुरुआत से ही, अलाउद्दीन के समय से ही, जब ये जो है दीपालपुर का जो है सूबेदार था, इक्तादार था, तभी से इसने मंगोलों को परास्त किया था। तो इस तरीके से गयासुद्दीन के समय की कुछ महत्वपूर्ण जो थोड़ी बहुत घटनाएं थी, इसने क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में से कुछ प्रयोगों को इसने जो है चालू रखा और कुछ को हटा दिया। जैसे कि इसने जो इक्ता व्यवस्था खत्म किया था उसको फिर से पुनः चालू कर दिया, इक्ता व्यवस्था को। और इसके समय में इसका पुत्र जो जौना खां नाम था, गाजी मलिक के पुत्र का क्या नाम था? जौना खां। जौना खां ही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर होता है। तो जौना खां ने इसके समय में तेलंगाना को जीता था। किसको जीता था? तेलंगाना को जीता था। तो याद रखना है, तेलंगाना बहुत पुराना नाम है। देखो, अभी आंध्र प्रदेश से हटकर अलग होकर के 2014 में एक नया राज्य बना है जिसका क्या नाम है? 29वां राज्य तेलंगाना। तो ये वाला क्षेत्र तेलंगाना था। वारंगल इसकी राजधानी थी, वारंगल इसकी राजधानी थी, याद रखना। तो तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था किसने? जीत करके जौना खां ने। किसने? जौना खां ने, ठीक है। तो ये गयासुद्दीन के समय में ही जौना खां ने जीता था किसको? वारंगल को, तेलंगाना को मिला लिया था। तो इस तरीके से इसके समय की ये महत्वपूर्ण घटना थी। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो मैंने कल बताया था, निजामुद्दीन औलिया ने इसको श्राप दिया था। क्या कहा था? हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात हजूर दिल्ली अभी क्या है? दूर है। क्यों कहा था? क्योंकि इसने जो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के समय में इसने ऋण ले रखे थे, किसने?
निजामुद्दीन औलिया जो उस समय के सूफी संत थे, जो है बहुत महान विद्वान थे, सूफी संत थे। सूफिज्म भी आने वाले समय में मुगल इसी में मध्यकालीन भारत में ही सूफिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है, एक अलग ही जो है टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में सूफिज्म को। तो ये लोग ईश्वर को अपना प्रेमी मानते थे, सूफी संत। इन्होंने भी जो है निजामुद्दीन औलिया ने भी अल्लाह को अपना प्रेमी माना था और अल्लाह के प्रेम में ही ये गाना गाया करते थे। हालांकि जो है मुस्लिम धर्म में संगीत वगैरह वर्जित है, लेकिन सूफिज्म में जो है वहाँ पे ईश्वर को, अल्लाह को अपना प्रेम जो है मान करके उससे प्यार करते हैं और उसी के प्यार में जो है खूब गाना वगैरह मस्त रहते गाते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया जो है ऐसे ही थे, सूफिज्म थे, सूफी संत थे। तो इनसे जो है कहा कि जो हमारे पुरखों ने तुमको ऋण दिया है वो हमको वापस कर दो, वापस कर दो। तो तनातनी रहती थी निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक में, तनातनी रहती थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक भी क्या था, शासक था, और निजामुद्दीन औलिया के पूरे दिल्ली के लोग फॉलोवर थे। तो उसका भी गयासुद्दीन तुगलक कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और ना ही गयासुद्दीन तुगलक का औलिया बिगाड़ सकते थे, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह सर्वोच्च थे इसलिए। लेकिन मतलब जब संपत्ति वापस मांगने की बात आई तो बोला था हमने तो सब दान कर दिया। उस समय टंका, जो चांदी का टंका चलता था, चांदी का टंका उसके पास था, उसने अलाउद्दीन खिलजी और इन लोगों ने उसको दान दिया था। तो उसने दिल्ली की जनता में बांट दिया था, गरीबों में। तो उसने कहा भी कि हमने जो है कल्याणकारी कार्य किया है, तुम्हारा जो पैसा था सब हमने बांट दिया है, हमारे पास कुछ संपत्ति थोड़े नहीं है। कहा नहीं, तुमको देना पड़ेगा, या तो दिल्ली छोड़ कर जाओ। तो ऐसे में उसने कहा अभी तुम आ रहे हो, बंगाल विजय करके आ रहा था, इसका लास्ट विजय था गयासुद्दीन तुगलक का, बंगाल विजय करते हुए आ रहा था। तभी इसने अपने जो घुड़सवारों को भेज दिया कि जा करके संदेश दे दो, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले मुझे संपत्ति चाहिए। तभी इसने कहा था हनुज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, तो एक फ्रेज बन गया, एक कहावत बन गई तभी से। तो यहाँ पर जो है जौना खां ने अपने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया और वो लकड़ी का महल गिर करके उसी के ऊपर गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है शासक कौन रहा है, गयासुद्दीन तुगलक। अब 1325 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां जो है किस नाम से बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा जो है विद्वान शासक था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी विद्वान शासक था और इसके अलावा सनकी भी था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। साथ में जो है इसको गणित का ज्ञान था, दर्शन का ज्ञान था, नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान था, बहुत सारे जितने भी इतिहास, भूगोल उस समय मतलब इस तरीके से जितने भी विषय होते थे, सारे विषयों का ये ज्ञाता था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक एक जो है सबसे ज़्यादा ज्ञानी सल्तनत काल के शासकों में से रहा है। तो प्रश्न ऐसा भी आता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित शासक कौन रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। इसको हम MBT कह सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं। बहुत लोग लिखते हैं ना परीक्षाओं में, MBT लिखने की बात आए तो MBT नहीं लिखना। ये तो ट्रिक होते हैं याद करने के लिए, ठीक है, लिखना नहीं इनको कि पर आप लिख रहे हो कोई भी चीज़ तो उसमें MBT, सीधे मोहम्मद बिन तुगलक लिखना है, ठीक, MBT का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरीके से इसका जो कार्यकाल रहता है 1325 से लेकर के 1351 तक, 1351 तक, 1325 से लेकर के 1351 तक रहता है। तो ये शिक्षित होते हुए भी एक असफल शासक सिद्ध हुआ। तो इसकी असफलता के कारण क्या थे, 5 योजनाएं जो है इसकी विफल हुई थी। उन 5 योजनाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। जैसे अकबर हुआ करता था वैसे ही धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, समझदार था। अकबर तो फिर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये पढ़ा लिखा था। तो इसके अंदर एक तरीके से मतलब सभी धर्मों को ले करके चलने की जो है इसके अंदर एक भावना थी। सब मानता था कि सभी ईश्वर के, अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है, क्या हिंदू, क्या जैन, क्या मुस्लिम। तो इसीलिए हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया करता था, हिंदुओं का त्यौहार ये होली भी मनाया करता था। और जिन प्रभा सूरी जो है इसके अच्छे मित्रों में से एक थे, मित्र भी थे, गुरु भी थे। जैन धर्म के जिन प्रभा सूरी जो है विद्वान हुआ करते थे। तो ये प्रश्न कभी कभी आता है, जिन प्रभा सूरी किसके समकालीन थे, जिन प्रभा सूरी जो कि जैन गुरु थे किसके समकालीन थे, प्रश्न यहाँ से आता है। तो किसके समकालीन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के।
जिन प्रभासूरी, जिन मतलब जैन, जिन प्रभासूरी किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो यहाँ से प्रश्न आता है और इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। तो इसकी 5 जो योजनाएं थी जो विफल हुई थी, कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर चर्चा किया था, लेकिन जो है चलो आज शॉर्टली मैं बता देता हूँ इसकी 5 योजनाएं कौन कौन सी जो विफल हुई थी। सबसे पहली योजना की बात करें तो दोआब में इसने कर वृद्धि की। दोआब में क्या की? कर वृद्धि की। दोआब में कर वृद्धि क्यों की? क्योंकि देखो सल्तनत को चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। सल्तनत को किसी भी प्रकार की सल्तनत, कोई भी देश चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, और पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? टैक्सेज। आज भी सरकार की आमदनी के स्रोत क्या है? टैक्सेज ही है। आज मुख्य रूप से 2 प्रकार के टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर मतलब ये होता है जिसका प्रभाव देने वाले पर सीधे पड़े। जिस कर को देने से उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़े उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर एक सरकारी एम्प्लॉई या फिर एक बिजनेसमैन जो 1 नंबर का पैसा कमाता है, जो शो करता है, अपने पैसे में से कुछ आमदनी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है, तो उसके सैलरी में से कमी हो जाती है कि नहीं? सीधा प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो वो हो जाता है प्रत्यक्ष कर। और आप साबुन खरीद के ला रहे हो, तो साबुन आपकी 10 रुपये की है, उसमें 3 रुपये टैक्स जुड़ा हुआ है, तो वो 3 रुपये टैक्स जुड़ा है, लेकिन आपके ऊपर डायरेक्ट उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप दे रहे हो, आपको पता भी नहीं टैक्स दे रहे हो, तो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज पे पहले जो है गुड्स एंड सर्विस बहुत सारी थी, सब पर अलग अलग टैक्स लगता था, और अभी क्या किया है? सभी गुड्स एंड सर्विसेज को एक करके जीएसटी बना दिया है सरकार ने। तो एक टैक्स कर दिया है जीएसटी का, अप्रत्यक्ष कर एक ही कर दिया है। तो इस तरीके से अभी देखेंगे किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक भी जो है बहुत सारे कर को खत्म करके 4 कर रखता है। तो दोआब में कर वृद्धि किया। दोआब में कर वृद्धि, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआबा कहलाता है या दोआब कहलाता है। तो दोआब में कर वृद्धि इसलिए किया कि दोआब का क्षेत्र उपजाऊ होता है। जहाँ पर दोआब होगा वहाँ पर मैदान होगा, वहाँ पर उपजाऊ मैदान होगा। जैसे आपका क्षेत्र है, गंगा यमुना का क्षेत्र है, तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र क्या है? ये दोआब का क्षेत्र है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना की नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में इसने क्या किया? कर वृद्धि कर दी। अब कर वृद्धि कर दी, लेकिन इसको पता नहीं था कि इसी साल वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं हुई, अनाज फसल हुई नहीं, लेकिन इसने जो है योजना बना रखी थी कि कर वृद्धि करनी है। सरकारी जो है गजट पास कर दिया था। अब गजट पास हो गया, नियम बन गया, तो फिर कर लेना ही लेना है। तो जितना अनाज पैदा हुआ था सारा अनाज कहाँ चला गया? सरकारी खजाने में चला गया। अब सरकारी खजाने में अनाज चला गया तो किसान क्या हो गए? पब्लिक भूखे मर गई। तो उसकी वजह से वहाँ पर प्लेग जैसी महामारी फैल गई, भूखमरी भी फैल गई। ठीक, तो इसकी वजह से ये योजना बुरी तरीके से विफल हुई। ये योजना बुरी तरीके से विफल हुई, लेकिन इसने कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे दूरगामी कार्य किए थे, जो आज इंसान सोचता है कृषि के क्षेत्र में, जो आज हम सरकारें सोचती हैं वो पहले सोच चुका था। इसने जो तकावी ऋण दिया, तकावी ऋण का मतलब जो आज केसीसी का ऋण होता है उस टाइप का ऋण इसने दिया। तकावी मतलब अग्रिम ऋण दिया। अग्रिम मतलब खेती करने से पहले, फसल तैयार हो उसके पहले ऋण दिया जाता है। किस लिए? कि किसान तैयार हो सके, अच्छे पशु खरीद सके, जो है अच्छे जो है बीज खरीद सके, और इसके अलावा जो है कृषि यंत्र खरीद सके, हल वगैरह खरीद सके ना। तो इसके लिए इसने तकावी ऋण दिया था। ऐसी दूरदर्शी योजना थी। तो इसने जो है एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। क्या नाम था? अमीरे क्या भूल गए? अमीरे कोही नाम के एक कृषि विभाग की, इसे भूला मत करो। अमीरे कोही नाम के एक कृषि विभाग की भी क्या की थी? स्थापना की थी। दीवाने कोही या अमीरे कोही। ठीक, अमीर शब्द किसके लिए आया है? अमीर शब्द किसके लिए आया है? मंत्रियों के लिए। मंत्रियों को अमीर कहा गया सल्तनत काल में। तो ऐसे शब्द मिलेंगे आपको देखने को सल्तनत काल में। अमीर ए कोही। कोही क्या है? जो है कृषि विभाग है। कोही क्या है? कृषि। अमीर ए कोही एक विभाग हो गया, तो कृषि विभाग हो गया अमीर ए कोही। किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो प्रश्न सीधे यहाँ से आता है कि अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस विभाग के तहत इसने जो है तकावी ऋण दिया किसानों को, अग्रिम ऋण दिया। इसके अलावा कुछ अधिकारी नियुक्त किए जिन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन किसानों को दे दो, और किसान अपना जो है ऋण ले करके सरकार से और उस पर फसल उगाए। फिर फसल जो उगाए उसका इतना % टैक्स खजाने में आना चाहिए, और इतना सरकार जो है वो रखे। जिनके पास ज़मीन नहीं हो, जैसे किसान के पास ज़मीन नहीं है और किसान चाहता है कि हम खेती करें, तो ऐसे किसानों के लिए क्या है कि ज़मीन सरकार देगी, साथ में ऋण भी देगी सरकार।
साथ में ऋण भी देगी, जमीन भी देगी, लेकिन मेहनत किसको करना पड़ेगा? किसान को। तो किसान मेहनत करेगा और सरकार के पैसे से उस पर खेती करेगा, और निगरानी कौन करेगा? सरकार के अधिकारी करेंगे। लेकिन अधिकारी अगर भ्रष्ट हो तो फिर काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसे तकावी ऋण, इसके पैसे बर्बाद हुए। किसानों ने खेत ऋण तो ले लिए, लेकिन जमीन अधिकारियों ने बंजर दे दिए, जमीन अधिकारियों ने बंजर दे दिए। तो अधिकारियों ने जमीन बंजर दे दिए, इस वजह से पैदावार नहीं हुई। किसान बेचारे ऋण लेकर के ऋण तले और दब गए, ऋण तले और दब गए। तो किसानों ने अब जबरदस्ती सुल्तान कह रहा है कि इनसे ऋण की उगाही की जाए, तो किसानों में विद्रोह भड़क उठा, किसानों में विद्रोह भड़क उठा। तो इस तरीके से दोआब क्षेत्र के किसानों में काफ़ी विद्रोह रहा। तो ये इस तरीके से योजना पूरी तरीके से विफल हो गई थी। दोआब में कर वृद्धि वाली योजना पूरी तरीके से विफल हो गई। इसने फसल चक्र को भी अपनाया था। प्रश्न आएगा, फसल चक्र को अपनाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। फसल चक्र का मतलब एक फसल, जैसे रोटेशन में फसलों को लगाना, जैसे किसी समय गेहूं लगा दिया, फिर अगले समय फली वाले फसल लगा दिए, मटर वगैरह लगा दिए, साथ में मतलब वो जो दाल वाली फसलें हैं, ठीक, जिससे कि हाँ तिलहन लगा दिया, दलहन तिलहन, इसको बोलते हैं रोटेशन में, फसल चक्र बोलते हैं। जिससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। एक ही फसल को बार बार किसी खेत में लेते रहोगे तो फिर जो है मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी। लेकिन फसल को रोटेशन में लगाओगे खेतों में तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। जैसे ही फली वाले फसल लगाओगे वैसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा फली वाला फसल, तो ज़मीन में नाइट्रोजन पहुंच जाएगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है फसलों का रोटेशन किसने शुरुआत किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये इस योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन ये असफल रहा, इसका भाग्य खराब था, ये असफल हो गया। तो पहली योजना ये हो गई। और दूसरी योजना की बात करें तो इसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। इसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। अब राजधानी इसने परिवर्तन किया था तो कहाँ से? पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। दिल्ली राजधानी से, दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? दौलताबाद। क्या वो दूसरी तीसरी कुछ भी हो, पांचों योजनाएं याद रखना है। ये सीरियल से कभी नहीं पढ़ने के लिए आता है कि कौन योजना कब लागू हुई, ठीक है, और किताबों में मिलता भी नहीं है। लेकिन मैंने बहुत ढूंढ ढाड़ करके उसमें नोट्स में दे दिया है, तो उस हिसाब से आप देख लेना कौन से सीरियल से कौन सी योजना है। तो इसमें जो योजना आ जाए वही योजना लिख देना, याद कर लेना। तो राजधानी परिवर्तन की थी कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में था, देवगिरी दिल्ली से औसी देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर दिया? दौलताबाद। तो इसके समय में ही दौलताबाद एक नया जो है नई राजधानी बनाई गई, और ये लगभग 1300 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर था। तो इसमें जो है भाई एक तो पहली बात, मई जून के महीनों में इसने राजधानी परिवर्तित की, मई जून के महीने में परिवर्तित की। तो ऐसे चिलचिलाती धूप में, और अकेले गया नहीं, पूरी जनता को लेकर गया, दिल्ली के पूरी जनता को लेकर गया। और इसके अलावा बहुत सारे दक्षिण भारत में जाने के लिए बहुत सारे अवरोध हैं। तभी तो दक्षिण भारत अक्सर जो है भारत उत्तरी भारत से कटा रहा है। हमेशा उत्तरी भारत से क्यों कटा रहा? क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। फिर नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। तो प्रश्न आता है कभी कभी, नर्मदा नदी किन दो पर्वतीय पर्वतों के बीच घिरी है? उत्तर में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। इसके दक्षिण में है अजंता पर्वत। तो इस तरीके से ये पर्वत और नदी, पर्वत नदी, इनकी श्रृंखलाओं को पार करते हुए इनकी पब्लिक पहुंचती है दौलताबाद। तो इसी बहुत सारे तो धूप में ही प्यासे, भूखी प्यासे मर गए, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे इस विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से गिर गिर के लुढ़क लुढ़क करके मर गए, बहुत सारे नदी में डूब करके मर गए। तो जनता यहाँ से लेकर चली थी 100% उसमें पहुंची होगी, मुश्किल से 10-20% बाकी लोग सब मर मुरा गए थे रास्ते में ही। तो ये इसकी, और इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है इसने विद्वेषवश किया था ये काम। दिल्ली की जनता को, इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली की जनता इसको बहुत परेशान किया करती थी, उलूल जुलूल चिट्ठियाँ लिखती थी, दिल्ली की जनता गाली गलौज करती थी। तो इसने सोचा कि चलो परेशान करते हैं तुम लोगों को, पूरे बोरिया बिस्तर समेटो और चलते हैं दौलताबाद। नहीं चलोगे तो हमारे सैनिक कोड़े मारते हुए ले चलेंगे, घर से निकालेंगे और कोड़े मार मार कर ले चलेंगे। तो इसने जो है ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं, इब्न बतूता जैसे इतिहासकार, इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में इसी के शासनकाल में मोरक्को से कहाँ आया था? भारत आया था, दिल्ली में आया था,
ठीक है, 1333। तो प्रश्न आता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। मोरक्को उत्तर पश्चिम, आप एटलस में जाकर के चेक करना। मोरक्को मैंने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा दिया है, जहाँ पर एटलस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत एक मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, जिस तरीके से हिमालय पर्वत है। तो एटलस पर्वत का थोड़ा विस्तार कहाँ है? मोरक्को में भी है। ठीक, तो इस तरीके से ये अफ्रीका वाला ये मानचित्र है और यहाँ पर है मोरक्को। यहाँ पर क्या है? मोरक्को। देख लेना मानचित्र में। तो यहाँ से इंडिया आता है, जो कौन? इब्न बतूता 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता को जो है गाजी भी नियुक्त करता है। उसकी विद्वता से जो है प्रसन्न होकर के मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का उसे गाजी नहीं, कौन सा? काजी। काजी का मतलब होता है जो है न्याय करने वाला। कहते नहीं मियाँ बीवी राजी तो क्या करे? काजी। मतलब जैसे दो लोगों में मान लो कोई बात चल रही है, पारिवारिक मुद्दे चल रहे हैं पति पत्नी में, और पति पत्नी बैठ करके सुलझा लें पारिवारिक मुद्दा, तो न्यायालय क्या करेगा? काजी मतलब न्यायाधीश। तो इसने दिल्ली का न्यायाधीश किसको नियुक्त किया? काजी नियुक्त किया इब्न बतूता को, जो लगभग 8 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा? 8 वर्ष। कभी कभी ये संख्या भी पूछ लेते हैं प्रश्नों में। प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि इब्न बतूता दिल्ली का काजी कितने वर्ष तक रहा? 8 वर्ष तक रहा। और इसे इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा। राजदूत का मंडल जो गया था, दूत मंडल जो गया था, उसके साथ चीन भी भेजता है। किसको? इब्न बतूता को। 1341-42 ईस्वी में, 1341-42 की ईस्वी में इब्न बतूता को चीन भेजा है दूत मंडल के साथ में। अर्थात जो हमारी योजनाएं हैं, हमारे संबंध हैं भारत के दिल्ली सल्तनत के, उनको पुख्ता करने के लिए चीन की सरकार के पास में जो है इसने दूत मंडल के साथ इब्न बतूता को भी भेजना है। तो ये कुछ फैक्ट है, इनको याद रखना। तो राजधानी परिवर्तन इसकी पूरी तरीके से विफल रही। फिर ये पुनः यहाँ से दौलताबाद से दिल्ली वापस ले जाता है। ऐसा नहीं कि दौलताबाद को ही बना लिया। देखो कुछ इसमें डिस्प्यूट रहता है। देखो ये सारी चीज़ें याद, इनको आपको लिखना रहेगा, कारण देना पड़ेगा। क्या कारण हो सकता है? पहली बात, दिल्ली उत्तर में था, तो इसने सोचा कि अपनी राजधानी कहाँ बनाए? सेंटर में बनाए। दिल्ली भारत के कहाँ बनाए? केंद्र में बनाए। तो भारत के केंद्र में राजधानी बनाने की वजह से इसने राजधानी परिवर्तन किया होगा। दूसरी बात, उत्तर पश्चिम इस वाले क्षेत्र से मंगोल आक्रमण कर रहे थे, जो कि दिल्ली यहाँ से नज़दीक था। तो सीधे मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए दक्षिण भारत जाना, क्योंकि यहाँ पर जा करके, यहाँ से बैठ करके पूरे भारत पर नज़र रख सकता था। ऐसा उसने सोचा था। लेकिन ये किया जानता था कि यहाँ आएंगे, और दक्षिण भारत में विद्रोह भी ज़्यादा हो रहे थे, तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए भी सोचा स्थायी रूप से वहाँ रह जाएं। ठीक, जैसे दक्षिण भारत आता है, विद्रोह उत्तर भारत में चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब उत्तर भारत में विद्रोह चालू हो गया, तो उत्तर भारत भाग जाता है उठा करके बोरिया बिस्तर। तो ये कुछ जो है सनकी टाइप का था। नहीं तो सोचता कि यहाँ हम चलो कुछ समय तक राजधानी जो है दौलताबाद को बनाते हैं, कुछ समय अपना दिल्ली रहा करेंगे। 2 राजधानी हो सकता है, जैसे अकबर के समय में 2 राजधानी आगरा में बैठता था और कुछ समय जा करके फतेहपुर सीकरी बैठता था। तो दोनों में डिस्टेंस कम था, तो ऐसा हो जाता था उसके साथ। वो उसको मजबूरी क्या उसने जो है इस वजह से बनाया था, क्योंकि सलीम का जन्म भी फतेहपुर सीकरी में हुआ था दरगाह पे। तो इस वजह से उसने जो है, वो तो मुगल वंश पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कारण सारे। तो इस तरीके से जो है ये इसकी राजधानी परिवर्तन की योजना भी क्या हो गई? विफल हो गई। इसके अलावा इसने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। देखो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है और सबसे इकोनॉमिक की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था इसके समय का, लेकिन ये विफल हुआ। सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये होता है कि इसके समय में चांदी सोने की कमी हो गई थी और चांदी का सिक्का चलता था जिसको बोलते थे टंका। और जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उनके जो मुद्रा बनाए जाते हैं, तो उस मुद्रा की मूल्य उसके वजन के बराबर होता है और शुद्धता के बराबर होता है। जैसे चांदी जितना शुद्ध होगा और जितने ग्राम का होगा चांदी, उतने ग्राम चांदी का जो मूल्य होगा उतने का वो सिक्का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे आज भी सोना वगैरह ज़्यादा होता है हम लोग पास में, तो सिक्के कैसे चलते? सोने के चलते। हम लोग अपने जेब में सोने के सिक्के लेके घूमते, जितने वजन का सिक्का होता उतने ही करोड़पति होते हम, जेब हमारा भारी होता। लेकिन भाई सोना तो है नहीं ज़्यादा, ना ही चांदी है बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुमूल्य धातु इतनी ज़्यादा हैं। तो सरकारें बाद में इसके जो है ये इस समस्या के समाधान के लिए सांकेतिक मुद्रा चलाने लगी। और ये काम सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था।
उसके दिमाग में वर्चुअल करेंसी चलाने की बहुत पहले विचार आ गया था कि जो है जो चांदी और सोना है उसकी बदौलत उसकी जगह उस मूल्य का हम जो है जो सस्ती धातु हैं उस धातु पे सरकार की मोहर लगा करके और उसी मूल्य का हम जो है मुद्रा चलाएंगे। तो इसने अपनी मोहर लगा करके, सरकारी मोहर लगा करके और टंका के बराबर के मूल्य का कांस्य मुद्रा जारी किया था। लेकिन घर घर टकसाल हो गया भाई, इतनी जो मोहर थी, मोहर लोग बनवा लेते थे लोहार के यहाँ जा करके और कांसे के बर्तन पिघला करके और उसको जो है ढाल लेते थे उसी साइज में जिस साइज का मुद्रा होता था और उस पर अपना मोहर लगा देते थे। तो ऐसे करके कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में घर घर टकसाल हो गए थे। टकसाल मतलब जहाँ मुद्रा बनाया जाता है, तो घर घर टकसाल हो गए थे। तो इतना ज़्यादा मुद्रा हो गया मार्केट में कि मार्केट में क्या आ गई, महंगाई आ गई। जब मुद्रा ज़्यादा हो जाएगा तो लोग ज़्यादा मुद्रा फेंकेंगे ना वस्तु खरीदने के लिए, तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था पूरी चौपट होने लगी, महंगाई, मुद्रा स्फीति की स्थिति आ गई, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई, काम तो कुछ और करना चाहता था और उल्टा महंगाई बढ़ गई। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, महंगाई कंट्रोल करने के लिए फिर वही व्यवस्था लागू कर देते हैं। तो इसने राज्य में अपने डुग्गी पिटवा दी कि राज्य के सभी लोग जिसके पास में कांस्य की मुद्राएं हैं वो खजाने में जमा करें और टंका वगैरह जीतल वगैरह ले जाएं। टंका और जीतल उतने मूल्य के जो है मुद्रा लेकर जाएं। तो अब जब लोग लाइन लगा के मुद्रा जमा करने, उसमें नकली वाले भी पहुंच गए, असली वाले भी पहुंच गए। अब भाई पहचान तो कुछ थी नहीं कि ये नकली है असली है, तो नकली असली वाले सब पहुंच गए लाइन लगा करके। तो बहुत ढेर लग गया नकली मुद्राओं का और सरकारी खजाना जो था टंका और जीतल वो सरकार से खाली हो गया, खजाना ही पूरा खाली हो गया, चांदी से बांट दिया उसने, जो चला गया। तो इस तरीके से पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया था सांकेतिक मुद्रा चला करके। तो इसका भाग्य खराब था, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ था। अगर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते और लगाम रखते, सही से जो है नियंत्रण रखते, मुद्रा जाली मुद्रा न जारी होती, तो कहीं ना कहीं ये भारत को बहुत आगे ले जाता। लेकिन वही था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ज़्यादा सख्ती से काम नहीं लेता था, सहिष्णु शासक था। अधिकारी भ्रष्ट है, कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार करने दो। लेकिन वहीं पर जो है लगाम लगाता भ्रष्ट अधिकारियों पर, तो फिर बहुत सफल सिद्ध होता है ये शासक, क्योंकि इसके विचार बहुत अच्छे थे। तो इस तरीके से सांकेतिक मुद्रा वाली योजना भी इसकी क्या हो गई, विफल हो गई। और चौथी बात करेंगे, इसने जो है सैनिकों को खुरासान युद्ध करने के लिए खुरासान योजना एक चलाई थी कि जो है मंगोल ससुरे हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं तो हम चलो उनके घर में घुस के मारेंगे। मंगोल वगैरह हुए या विदेशी हुए, तो ये पहला ऐसा शासक था जो विदेशियों को उनके घर में मारने के लिए जो है योजना बनाता है। विदेशी, भाई भारत हमारा कभी दूसरे मुल्क पे आक्रमण करने नहीं गया है ना, कभी नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम प्रांत था हमारा, ये भारत था नहीं, पूरा भारत ही तो था। अब इसके बाहर यहाँ पर था खुरासान, क्या था, खुरासान। ये जो है ईरान वगैरह, ईरान का कुछ भाग और अफगानिस्तान का भाग कुछ, ये सब खुरासान में था। और खुरासान और इधर था जो है मंगोल आक्रमण कर रहे थे, इस क्षेत्र में आ रहे थे। तो इसने सोचा कि दिल्ली से जा करके खुरासान के घर में घुस करके मारेंगे, वहाँ संपत्ति लूट के ले आएंगे। तो ये योजना काफ़ी जो है दूर थी और सैनिकों को इसने क्या किया कि अग्रिम वेतन दे करके तैयार किया। अग्रिम वेतन मतलब एडवांस में दे दिया सैनिकों को, वेतन 1 साल का एडवांस दे दिया और बोला तुम लोग यहीं पर तैयार रहो घोड़ा गाड़ी लेकर के, और जैसे ही आदेश देंगे वैसे ही कूच करना है खुरासान के लिए। तो पूरा लगभग 3.5 लाख फौज तैयार कर रखी थी। 3.5 लाख फौज मायने रखती, 3,70,000 के करीब में फौज, इतनी लंबी चौड़ी फौज, सबको अग्रिम वेतन दे रखा था। साल भर बेचारी सेना यहाँ पर मरती रही। फिर लास्ट में नतीजा ये निकला कि खुरासान में जो है स्थिरता हो गई। पहले अस्थिरता थी, भाई आक्रमण कौन क्यों करेंगे किसी देश में, जब वहाँ पे जो है अव्यवस्था होगी तभी तो आक्रमण करेंगे। अगर कोई शक्तिशाली शासक होगा, व्यवस्थित सरकार होगी, तो उस पर हम नज़र नहीं उठा सकते हैं। भारत में विदेशी आक्रमण तो इसीलिए आते रहे क्योंकि हमारे यहाँ जब जब मौका मिला, अव्यवस्था फैली, तब तब विदेशी भारत आते गए। और सल्तनत के समय में देख रहे हो मंगोल बार बार आ रहे थे, तो उसका कारण ही यही था कि जैसे ही शासक कमज़ोर होता था वैसे ही जो दक्षिण भारत के राज थे या पूर्व भारत के राज, पूर्वी भारत के राज थे, वो सब क्या हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। तो मंगोलों को मौका मिल जाता था भारत में प्रवेश करने के लिए। तो ऐसे ही मंगोल भारत आते रहते थे
तो इस तरीके से इसने खुरासान में घुस करके उनको मारने की कोशिश की, लेकिन खुरासान में व्यवस्था अच्छी हो जाती है 1 साल के अंदर। अगर तुरंत एडवांस दिया था और तुरंत सैनिक को हाँक देता कि चलो युद्ध के लिए चलते हैं, तो व्यवस्था जो है उसकी फलित हो जाती है। उसने सोचा था कि जो लूट का माल मिलेगा, लूट के माल में जो टैक्स लगता है, जो बंटवारा होता है, उसको बोलते हैं खम्स। क्या बोलते हैं? खम्स। तो लूट का माल जो मिलेगा उसमें 80% माल जो है सैनिकों में बांट देंगे, 3,80,000 सैनिकों को, बाकी 20% खजाने में जमा कर देंगे। तो जो एडवांस दिया है ब्याज सहित क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और हमारी जो है दुनिया में जो है हमारी तूती बोलेगी कि हमने जो है आक्रमण किया और जीता। तो इस तरीके से ये इसकी योजना, खुरासान वाली योजना भी क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। और 5वीं योजना इसकी थी, हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है कराचिल। कौन सा क्षेत्र है? कराचिल। ठीक है। तो कराचिल वाले क्षेत्र में इसने क्या किया? सैनिकों को लगा दिया कराचिल अभियान के लिए। कहा कि कराचिल के माध्यम से हम लोग चीन जाएंगे और चीन में बजाएंगे अपनी डंका। तो कराचिल अभियान, और ये जो है ऊंचे स्थान पे है, पहाड़ी क्षेत्र पे है, बर्फ़ वहाँ पड़ती है, और हमारे सैनिक थे जो है मैदानी क्षेत्र के और जो है गर्म जलवायु क्षेत्र के। तो ये ठंडी में जाते ही इन कांपने लगे, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठंडी में कंपी आ रही, सरक जा रहे हैं, घाटी में गिर जा रहे हैं, कुछ जो है भूस्खलन में दब रहे हैं, मर रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी सारी जो है सारे सैनिक जितने ले गया था सब वहीं स्वाहा हो गए। तो कराचिल अभियान भी इसका क्या हो गया? विफल हो गया। तो इस तरीके से 5 अभियान इसके क्या हो गए? विफल हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इसीलिए इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक असफल शासक सिद्ध हुआ, विद्वान होते हुए भी एक असफल शासक सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लास्ट अभियान सिंध वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में लास्ट अभियान कर रहा होता है 1351 में। कब कर रहा होता है? 1351 में। सिंध में एक स्थान है जिसका नाम है थट्टा। कौन सा स्थान है? थट्टा। थट्टा याद रखना, थट्टा प्रश्न आ जाएगा सीधे, पूछेगा थट्टा कहाँ है? पंजाब में, मुल्तान में, सिंध में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो कहाँ है? सिंध में। इसलिए सारा मैं याद करा देता हूँ कि ये प्रश्न आ जाते हैं सीधे, थट्टा पूछ लेगा कहाँ पर है? आज के सिंध वाले प्रांत में। जो सिंध वाला प्रांत कहाँ है? आज के पाकिस्तान में है। ठीक। तो इस तरीके से थट्टा वाले क्षेत्र में ये आखिरी अभियान कर रहा था। तो इसी समय जो है अभियान के दौरान घायल हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके साथ में इसका चचेरा भाई भी था, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई इसके साथ अभियान में था। तो इसने थट्टा में ही फिरोज शाह की क्या कर दी? ताजपोशी कर दी, अपने जीते जी इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की जो पहली ताजपोशी होती है कहाँ होती है? थट्टा में होती है। लेकिन शासन थट्टा से चलाना नहीं था, मतलब सभी सैनिकों के सामने, सब लोगों के सामने जो है इसने अपना राज्याभिषेक किया कि जो है ऐसा ना हो कि दिल्ली पर कोई दूसरा आकर बैठ जाए। क्योंकि जैसे ही सत्ता रिक्त होती थी वैसे ही होता क्या था कि अगर कोई जबरदस्ती तलवार की नोक पर सरकार शासन बन जाए, सुल्तान बन जाए, तो सारे सैनिक और सारे जो अमीर वर्ग थे वो उसके पक्ष में आ जाते थे ना। भाई वही कहावत भी है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस है ना, कुछ कहावत ऐसे ही शायद है। हाँ। तो अब जो भी राजा बनेगा उसी के तो सारे जो है सैनिक और वो हो जाएंगे। युद्ध में क्या होता था? राजा को मार दो, राजा को बंदी बना लो, सारे सैनिक अपने आप ही जो है समर्पण कर देते थे। तो सैनिकों के सामने रखा जाता था कि हमारी तरफ शामिल हो जाओ या तो हमारे जेल में सड़ो, हम जेल में बंधक बना देंगे। तो इस तरीके से जो है सारे सैनिक जो है जब यहाँ थट्टा में ही इसका राज्याभिषेक कर देते हैं किसका? फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बन जाता है, जो कि चाचा नहीं था। क्या था? चचेरा भाई था। क्योंकि प्रश्न आया हुआ है, चाचा दिया है ऑप्शन में, लेकिन चाचा नहीं था। क्या था? चचेरा भाई था, छोटा भाई, चचेरा भाई था। जौना खां का। किसका? जौना खां का। दोनों नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम भी था और जौना खां भी नाम था। तो जौना खां का अब फिरोज शाह तुगलक जो शासक बनता है, लेकिन इसे शासन यहाँ से चलाना नहीं था। शासन कहाँ से चलाना था? दिल्ली में। तो दिल्ली में ही जब यहाँ से वापस दिल्ली आता है तो दूसरी बार 1351 ईस्वी में ही, उसी वर्ष इसकी ताजपोशी कहाँ होती है? दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसकी ताजपोशी 2 बार होती है, जिसकी ताजपोशी 2 बार होती है, 2 जगहों पर होती है, वो कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक की क्या हो गई अब? ताजपोशी। अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
तो 1351 ईस्वी में सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FST कह सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको लिखना है जब कभी भी किसी भी चीज़ को तो FST का प्रयोग नहीं करना है, फिरोज शाह तुगलक ही लिखना। तो 1351 से लेकर के 1388 तक काफ़ी लंबे समय तक शासन सत्ता संभालता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के अंदर जो है बहुत सारे गुण थे और बहुत सारे अवगुण भी थे। ठीक है, गुण तो ये थे कि एक कल्याणकारी शासक सिद्ध हुआ, एक कल्याणकारी शासक सिद्ध हुआ, और अवगुण ये था कि ये धार्मिक रूप से कट्टर था। जिस तरीके से औरंगजेब कट्टर था उसी तरीके से धार्मिक रूप से कट्टर कौन था? फिरोज शाह तुगलक। धार्मिक कट्टरता के कारण ही इसको औरंगजेब का अग्रगामी कहा गया है। क्या कहा गया है? औरंगजेब का अग्रगामी। तो प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब किसको कहा गया है? तो दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब कहा गया है फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, ऐसे ही कट्टर मुस्लिम कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब ये इसलिए कट्टर था, इसकी माँ जो है हिंदू थी, इसकी माँ क्या थी? हिंदू थी। तो इसने कट्टरता इसलिए अपनाया कि हमारे जाति के लोग, हमारे धर्म के लोग हमको हमारे ऊपर आक्षेप न लगा सकें, लांछन न लगा सकें, इसलिए जो है गैर मुस्लिम धर्म को परेशान करना है। परेशान का मतलब उनको किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं करनी है, उन्हें जो है एक तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाई। कौन सी नीति? तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाला कौन शासक था? FST था, फिरोज शाह तुगलक। तो तुष्टीकरण की नीति में ये होता है कि अपने ही धर्म को लेकर के चलना है, बाकी धर्मों को हमें नहीं मानता। जैसे आज के समय में जो है बहुत सारी मीडिया वाले, बहुत सारे विपक्षी पार्टियां भाजपा पे तुष्टीकरण की नीति का जो है आक्षेप लगाती है ना, कि ये सिर्फ जो है हिंदू धर्म के लिए कार्य करती है। तो ऐसे ही आक्षेप लगाया गया किसके लिए? FST के लिए, कि इसने, और किया भी था, क्योंकि उलेमाओं को खुश करने के लिए, उलेमा कौन थे? धार्मिक गुरु होते थे। उलेमाओं को खुश करने के लिए ये तुष्टीकरण की नीति चलाई। अमीर वर्ग को खुश करने के लिए, अमीर वर्ग को जो मंत्री होते थे, इसने जान रखा था कि अमीर खुश रहेंगे, मंत्री खुश रहेंगे तो हमारी शासन सत्ता संचालित होती रहेगी और शांतिपूर्वक सरकार हम चलाते रहेंगे। तो तुष्टीकरण की नीति लागू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए इसको जो है दिल्ली सल्तनत का क्या कहा गया? औरंगजेब। दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब। यहां तक कि इसने क्या किया था, ये महमूद गजनवी बनना चाहता था। फिरोज शाह तुगलक क्या बनना चाहता था? महमूद गजनवी। किस मामले? महमूद गजनवी का मकसद क्या था? भारत में आकर मंदिरों को नष्ट करना, मूर्तियों को तोड़ना। तो क्या कहा गया था? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक किसको कहा गया था? महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक या बुत सिकन। ठीक है, तो ये बुत सिकन और मूर्ति भंजक बनना चाहता था, इसलिए भारत के कुछ मंदिरों को भी नष्ट किया था। जैसे ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले क्षेत्र में। तो उस मंदिर को नष्ट किया। वहाँ से जो है संस्कृत पांडुलिपियों को तो निकलवा लिया, क्योंकि समझदार था कि जो किताबें हैं उनको नहीं जलाना है, किताबों को निकलवा करके उन्हें अनुवाद करवा देना है। जो है फारसी में, उर्दू में अनुवाद करा देंगे तो उससे लोगों को फायदा होगा। तो संस्कृत ग्रंथों को वहाँ से निकलवा करके अनुवाद कराया था। तो अनुवाद कराने के लिए एक अनुवादक चाहिए, और अनुवादक के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए अनुवाद विभाग बनाया था। क्या बनाया था? अनुवाद विभाग। तो दिल्ली सल्तनत में अनुवाद विभाग बनाने वाला, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो इसने ज्वालामुखी मंदिर को जो है नष्ट किया, और इसके अलावा जो है उड़ीसा में पुरी मंदिर है ना, उड़ीसा में पुरी मंदिर, जब ये बंगाल वाले जो है अभियान पर गया तो उड़ीसा के पुरी मंदिर को नष्ट किया। तो ये मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ करके अपने आप को मूर्ति भंजक सिद्ध करना चाहता था, कि जिस तरीके से हमारे जो है पूर्वज महमूद गजनवी ने मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की, ऐसे ही मूर्ति भंजक हम भी बनना चाहेंगे। तो इसकी कुछ ये जो है कुछ गलत नीतियां थी, तुष्टीकरण की नीति, और लेकिन कुल मिलाकर के ये कल्याणकारी शासक सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर के ये कल्याणकारी शासक सिद्ध हुआ। इसने जो योजनाएं कल्याण, जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, जनता के कल्याण के लिए। और मुगल काल में हम पढ़ेंगे जनता के कल्याण के लिए योजनाएं चलाने वाला कौन सा शासक था? अकबर। औरंगजेब तो तुष्टीकरण वाला था, लेकिन उसके दादा जो है अकबर क्या थे? कल्याणकारी शासक सिद्ध हुए, जिन्होंने जनता के हित में बहुत सारे काम किए थे। तो इसीलिए सल्तनत काल का अकबर किसको कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को। सल्तनत काल का अकबर किसको कहा गया है?
फिरोज शाह तुगलक को, FST को। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चालू की, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चालू की, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? दिल्ली सल्तनत का अकबर। तो प्रश्न यहां से बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब किसको कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को। या फिर अकबर का अग्रगामी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। औरंगजेब का अग्रगामी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अग्रगामी का मतलब जो काम औरंगजेब ने किया या अकबर ने किया, वो काम पहले कौन करके चला गया? फिरोज शाह तुगलक। इसलिए क्या कहा गया? अग्रगामी। अग्रगामी, आगे 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 ही पहले कर चुका है ऐसा, इसलिए अग्रगामी कहा गया। तो कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम जो है मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं की विफलता के लिए जानते हैं, इसीलिए इसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक की कल्याणकारी योजनाओं के लिए उसे जाना जाता है। इसने बहुत सारे विभागों की स्थापना भी की थी। प्रश्न इससे बहुत आते हैं। अगर मेडिवल हिस्ट्री में प्रश्न आएंगे सल्तनत काल से, तो फिर अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये 3 आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनसे प्रश्न एक आध जरूर मिलेंगे। यदा कदा आपको ऐबक से मिल जाएगा, इल्तुतमिश से मिल जाएगा और बलबन से मिल जाएगा। देखो इसलिए बता रहा हूं कि ये सब जो है हॉट स्पॉट है, मेडिवल हिस्ट्री के क्या है? हॉट स्पॉट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन पर आप ज़्यादा नज़र रखें। तो कल्याणकारी योजनाओं में इसने जो है सबसे पहले, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, जो भी है कल्याणकारी योजनाएं हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसने जो है लोक निर्माण विभाग बनाया। क्या बनाया? लोक निर्माण विभाग। आज है ना लोक निर्माण विभाग, देखो लिखा रहता है लोक निर्माण विभाग, लोनी भी लिखा रहता है ना इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कोई सड़क बनी तो वहाँ पर नीचे ऐसे लिख दिया जाता है लोनी वी, लोक निर्माण विभाग लिखा रहता है, आप देखना। तो जो है पब्लिक डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट था, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया। किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके अंतर्गत इसने जो है बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करवाया। बहुत सारे जो है पुरानी मोनूमेंट्स थे उनको मरम्मत कराया। और ये सब करवाने के लिए इसने एक मंत्री, इसका जो एक मंत्री था शाहना नाम का, कौन सा? शाहना नाम का एक मलिक शाहना। तो शाहना नामक मंत्री कौन था? जो इसका लोक निर्माण विभाग देखने वाला मंत्री था। शाहना का भी नाम आपको याद रखना है। तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इसने बहुत सारे सराय बनवाए, बहुत सारे बगीचों का निर्माण कराया। लगभग 1200 बगीचे इसने, फलदार बगीचे निर्मित किए। 300 नगर नए बसाए, जिस 300 नए नगरों में से 5-6 मुख्य हैं। जैसे कि इसने फिरोजाबाद, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में क्या है? फिरोजाबाद। किस लिए जाना जाता है? कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए। तो फिरोजाबाद की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश में एक जौनपुर है। क्या है? जौनपुर। तो जौनपुर की भी स्थापना किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा जो है हिसारपुर है, हिसारपुर कह रहा हूँ, हिसार है, ठीक है। तो हिसार की भी स्थापना कराई। तो इस तरीके से, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है ना, फिरोज शाह कोटला। फिरोजपुर है हरियाणा में, शायद पंजाब में है फिरोजपुर, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे नगरों, जो मुख्य नगर हैं, इनमें से प्रश्न आते हैं। लेकिन वैसे 300 नए नगरों का निर्माण किया था। तो इस तरीके से ये सब निर्माण कार्य में इसने बहुत सारे काम किए, इसलिए इसको जो है कल्याणकारी कार्य किए। और लोक निर्माण के साथ साथ में इसको दासों का बड़ा शौक था। इसको दासों का बहुत शौक था, दास बहुत पालता था। अपने जो है महल में इसने दास बहुत सारे रख रखे थे। लगभग 1,80,000 दासों का एक फौज था इसके महल और आसपास रहा करते थे। अब दासों की जो है व्यवस्था करना, दासों की देखभाल करना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना सब, तो इसीलिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। कौन सा विभाग? दीवाने बंदगान। तो एक नया विभाग बनाया दासों की देखभाल के लिए। कौन सा? दीवाने बंदगान। तो प्रश्न आता है सीधे सीधे कि किस जो है मध्यकालीन किस शासक के समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी? किसके समय में सर्वाधिक थी? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के समय। और उनकी देखभाल के लिए एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। और वृद्धों का
और इसके अलावा समाज के अशक्त लोगों की देखभाल के लिए, भाई वृद्ध हो गए, काम नहीं मिल रहा है, बच्चे छोड़ जा रहे हैं, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इसने वृद्धावस्था पेंशन भी चालू किया। इसने पेंशन भी चालू किया था, तो पेंशन विभाग भी बनाया इसने। कौन सा विभाग बनाया? पेंशन विभाग। दीवाने इस्तिहाक, कौन सा विभाग, क्या नाम था उसका? दीवाने इस्तिहाक। तो दीवाने इस्तिहाक नामक जो है एक नया विभाग स्थापित किया पेंशन विभाग से संबंधित। पेंशन मिलता था वृद्धों को, विकलांगों को, दबे कुचलों को पेंशन देता था। कौन? दीवाने इस्तिहाक के माध्यम से। दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक। और इसके अलावा इसने दारुल शिफा स्थापित की, सरकारी चिकित्सालय। सरकारी चिकित्सालय, जिस तरीके से सरकारी चिकित्सालय में हम लोग जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो वहाँ जो है कम फीस में इलाज हो जाता है। इसी तरीके से इसने जो है गरीबों के लिए इलाज की व्यवस्था कराई सरकार के खर्चे से, और अच्छे अच्छे हकीम रखे जाते थे, अच्छे अच्छे हकीम उसमें रखे जाते थे। तो उसके लिए इसने दारुल शिफा या दारुल सफा, तो एक जो है नया विभाग स्थापित किया, दारुल शिफा या दारुल सफा। ठीक, तो दारुल सफा भी स्थापित किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल शिफा या दारुल सफा किससे संबंधित है? सरकारी चिकित्सालय के लिए। और ये पहला सुल्तान था जिसने सरकारी खर्चे पर हज यात्रा कराई। मुसलमानों को सरकारी खर्चे पर हज यात्रा कराने वाला कौन सा शासक हुआ? फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। तो सरकारी खजाने पर जो है इसने हज यात्रा कराई। हज यात्रा का मतलब मक्का और मदीना। कहाँ भेज हज यात्रा क्या होता है? मक्का और मदीना। तो मक्का और मदीना की यात्रा किसने कराई? जो है फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे कल्याणकारी योजनाएं जो है संचालित करने वाला शासक सिद्ध हुआ। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और भी बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं थी, और इसीलिए इसको जो है अकबर का अग्रगामी कहा गया है। इन सारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही इसको क्या कहा गया? 90 साल की उम्र में इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद 4 और शासक आते हैं। 1388 ईस्वी में 90 साल की उम्र में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके बाद में छोटे मोटे ऐसे शासक आते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। फिर नसीरुद्दीन महमूद आता है। नसीरुद्दीन, हाँ, मसूद या महमूद, नसीरुद्दीन महमूद या महमूद, कहीं पर महमूद मिलेगा, तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आता है। ठीक, ये सत्ता पर बैठता है 1394 से 1412 तक। 1394 से 1412 तक इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन्हें याद रखना है। तो ये नाम इसलिए मैंने बताया, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके समय में 1398 ईस्वी में एक आक्रमणकारी तैमूरलंग आया था। कौन आया था? तैमूरलंग। तैमूरलंग मंगोल नहीं था। प्रश्न आ जाता है कहीं कहीं कि भाई भारत में सल्तनत काल में तो मंगोल ही आए ना, तो तैमूरलंग मंगोल था क्या? मंगोल नहीं था, वो भी एक तुर्क था। वो क्या था? एक तुर्क था। तो तैमूरलंग जो है इसके समय में आता है। किसके समय में आता है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, 1398 ईस्वी। क्योंकि इसका शासन काल कब से था? 1394 से लेकर के 1412 तक। तो तैमूरलंग आता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, दिल्ली को पूरी तरीके से कत्लेआम कर देता है, सत्यानाश कर देता है। और इसी के समय में एक दीपालपुर और पंजाब वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है जितने भी सूबेदार हुए हैं, इक़्तादार हुए हैं, सब सशक्त रहे हैं और सब ने जो विद्रोह किया है मोस्टली। तो खिज्र खां नाम का एक जो है सरदार खिज्र खां, जो क्या था? इक़्तादार था। कहाँ पर? दीपालपुर वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में। देखो भटिंडा, दीपालपुर, ये सब कहाँ है? पंजाब में ही है। ठीक, तो कभी भटिंडा का इक़्तादार बना दिया गया, कभी दीपालपुर का। और जब ये आया था वो तैमूरलंग आया था 1398 में। सन याद रखना, कब आया था? 1398 में। लंक मतलब होता है लंगड़ा। लंक का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। तैमूरलंग के पैर में जो है एक बार युद्ध में ही घायल हो गया था। किसी युद्ध में तैमूरलंग क्या हो गया था? घायल हो गया था। तो पैर से क्या था? लंगड़ा। लंगड़ाता हुआ चलता था, जैसे मामा शकुनी चलते थे ना, महाभारत देखा है, लंगड़ाते हुए, ऐसे ही लंगड़ाते हुए चलता था। तो लेकिन था बड़ा ही क्रूर शासक। तैमूरलंग भी बड़ा क्रूर शासक था। दिल्ली में आकर के
पूरा क्या किया था, कत्लेआम कर दिया था। और खिज्र खां दिल्ली पर जो है स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो खिज्र खां को मौका मिल गया, उसने कहा तैमूरलंग को आओ भारत में लूटो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो खिज्र खां ने किसकी सहायता की थी, तैमूरलंग की। तो तैमूरलंग के सहयोग से दिल्ली में बहुत ज़्यादा मारकाट मचाया था। अब तैमूरलंग खुश हो जाता है किससे, खिज्र खां से। तो उसको पंजाब का पूरा क्षेत्र जो है दे देता है कि तुम यहाँ पर शासन करोगे स्वतंत्र रूप से। दीपालपुर, पंजाब, भटिंडा सब जो है इसको वहाँ का मुल्तान, इन सब का क्या बना देता है, जो है इक्तादार बना देता है स्वतंत्र रूप से। लेकिन इक्तादार से ये खुश होने वाला था नहीं। तो देखो अब यहाँ पर नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन महमूद की 1412 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ के जो है उलेमाओं ने, यहाँ के अमीरों ने कुछ समय के लिए एक शासक बैठाया जो है दौलत लोदी नाम का, ऐसे ही लोकल शासक था दौलत लोदी। तो इसको सत्ता पर बैठाया। लेकिन 1412 ईस्वी में दौलत लोदी की हत्या करके खिज्र खां दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हो जाता है। और खिज्र खां जो है दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन से, सैयद वंश की। खिज्र खां दिल्ली सल्तनत पर 1414 ईस्वी में एक नए जो है वंश की स्थापना करता है। कौन से, सैयद वंश की। तो इसके बाद सैयद वंश चलेगा। लेकिन इसके समय में ही एक घटना और घटित हुई थी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, जो जौनपुर बसाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। वो जौनपुर जो है स्वतंत्र हो गया था। जौनपुर स्वतंत्र हो गया किसके समय में, नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में। और जौनपुर आगे चल करके एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित होती है जौनपुर में। तो जौनपुर में बहुत सारे जो है निर्माण के कार्य होते हैं आगे चल करके, ठीक है, मुगल्स के समय में। तो वहाँ पर हम लोग जौनपुर राज्य का अलग अध्ययन करेंगे। और एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, उसके समय में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दो नए राजवंश दक्षिण भारत के स्वतंत्र होते हैं। दक्षिण भारत के दो नए राजवंश स्वतंत्र होते हैं, जिसमें एक बहमनी राज्य और एक जो है विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। अगर भारत में बात करेंगे तो इस तरीके से जो है नक्शे में छोटा बनाएंगे तब आएगा। ये है भारत का नक्शा। अब देखो बहुत हैबिट हो गई है। ये वाला क्षेत्र बहमनी साम्राज्य, ये वाला क्षेत्र क्या है, बहमनी साम्राज्य। और ये वाला क्षेत्र है विजयनगर साम्राज्य। हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसने, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, हसन गंगू ने। किसने स्थापना की, हसन गंगू ने। और विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का ने। तो यहाँ से जो है, और इसके अलावा एक और राज्य जो जौनपुर बसाया था, जौनपुर शहर था, वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसके समय में अलग हो जाता है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। तो इस तरीके से ये नए नए राज्य उभरने लगते हैं और ये अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं। बाद में पैरेलल जो है सत्ता इनकी चलती है। अंग्रेजों के समय तक जो है विजयनगर साम्राज्य स्थापित रही है, उन्होंने जो है पूरी तरीके से बाद में जाकर इसको नष्ट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तुगलक वंश खत्म हो जाता है। अब सैयद वंश और लोदी वंश, दो वंश बचे हैं। दोनों वंश एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे जो है वंश हैं, इनसे प्रश्न, सैयद वंश से तो आज तक कहीं प्रश्न ही नहीं आया है। लोदी वंश से थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि लोदी वंश के बाद ही भारत में एक नए जो है राज्य का प्रवेश होता है, एक नए वंश का जो है प्रवेश होता है, सल्तनत खत्म हो जाता है और मुगल वंश स्थापित होता है। तो इब्राहिम लोदी को उसमें पढ़ा जाता है, प्रश्न वहाँ से भी आते हैं, तो इसलिए लोदी वंश भी पढ़ेंगे। तो सैयद वंश जो है थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद में लोदी वंश, फिर दिल्ली सल्तनत हमारा खत्म हो जाएगा, फिर शुरू होगा हमारा मुगल वंश।